देखिए, केंद्र सरकार लगातार पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रही है। देश में कागज में पैसा दिखने लगा है। 12 लाख तक की इनकम पूर्ण रूप से क्लियर कट बिल्कुल एकदम इनकम टैक्स से फ्री होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ों में जो आदमी इनकम हो, चाहे बिजनेस में हो चाहे सर्विस क्लास हो, 70% 80% खर्चा जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य में। तो इस बार का बजट थोड़ा हमको ऐतिहासिक और बड़ा बजट लग रहा है। देखिए डीआई है तो जितने अपने यहाँ के इन्वेस्टर हैं वो तो पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जो बाहर के हैं फॉरेन इन्वेस्टर वो पैसा निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और उनकी टीम अब बजट पेश करने को पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हैं। साल 2026 और 27 का वित्तीय बजट अब पटल पर रखा जाना है और इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता भी है और इस बजट से काफ़ी उम्मीदें भी हैं। जो पिछला बजट था इसको लेकर भी लोगों को काफ़ी राहत मिली, क्योंकि जो इनकम टैक्स स्लैब था वो 12 लाख तक कर दिया गया था और इसी के बाद इस बार भी लोगों को खासा उम्मीदें हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है कुछ व्यापारी हैं और शुरुआत बातचीत की हम करते हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जी से। संजय जी, किस तरह देख रहे हैं इस बार, क्या उम्मीद है और ख़ास तौर पर व्यापारियों को क्या मिल सकता है? देखिए, केंद्र सरकार लगातार पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रही है। जैसा अभी आपने बताया कि पिछले बार के बजट से लोगों को बहुत उत्साह हुआ। कई सालों की पुरानी मांग को माना गया और 12 लाख तक की इनकम का टैक्स जो है वो फ्री किया गया। हालांकि उसमें कुछ एक चीज़ शेष रह गई थी कि 12 लाख से अगर यदि आपकी इनकम 1 रुपये भी अधिक हो जाती है तो वो गणना 4 लाख से फिर से शुरू होती है। तो आपकी चैनल के माध्यम से सबसे पहली मांग उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ये है कि 12 लाख तक की इनकम पूर्ण रूप से क्लियर कट बिल्कुल एकदम इनकम टैक्स से फ्री होनी चाहिए। साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि इस समय देश का जो ट्रेडिशनल व्यापारी है वो बहुत परेशान है और जब तक व्यापार, उद्योग, कृषि और विज्ञान ये तरक्की नहीं करेंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता। व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जो उद्योग और जनता के बीच में, कृषि और जनता के बीच में समन्वय रखता है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा फोकस देने की आवश्यकता है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो भारत के रिटेल सेक्टर पर पूरी सुनियोजित तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं, देश का 10 करोड़ व्यापारी, वो प्रभावित हो रहा है। तो यदि इन 10 करोड़ व्यापारी, जो 10 करोड़ व्यापारी है, ये 40 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, यानी कि 50 करोड़ की आबादी, लगभग देश की 1/3 आबादी जो है इससे प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली मांग आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये भी करेंगे कि ई कॉमर्स की पॉलिसी और रिटेल ट्रेड की पॉलिसी होनी चाहिए ताकि ये कंपनियां अपनी मनमानी ना कर सकें और भारत के ट्रेडिशनल व्यापारी को, रिटेल सेक्टर के व्यापारी को इनसे कंपटीशन करने का मौका मिल सके। कंपटीशन कमीशन का भी ये कंपनियां उल्लंघन कर रही हैं, जो इनको शर्तें जिस पे FDI इनको मिली थी उसका भी उल्लंघन कर रही है, लेकिन चूंकि देश में कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं बना हुआ जिसकी वजह से ये अपनी मनमानी कर रही हैं। साथ ही साथ MSME सेक्टर को और अधिक मजबूत करना चाहिए। GST जो व्यापारी देते हैं उनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिले, सरकार को इसकी भी चिंता करनी चाहिए। व्यापारियों को मजबूत करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देखिए GDP लगातार जो ग्राफ देखते हैं वो बढ़ने की बात हो रही है। इस बार भी 7% से ज़्यादा की अनुमान है, लेकिन जो धरातल स्तर पर लोग कहते हैं कि व्यापार खतरे में है, व्यापार नहीं है बाज़ारों में। बिल्कुल, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे देश में कागज में पैसा दिखने लगा है। उसका कारण ये है कि चूँकि ये जो अभी बात हुई ई कॉमर्स की, जो ई कॉमर्स वाली कंपनियां हैं, सारा टर्नओवर इनके पास गया और कागज़ में पैसा दिखने लगा। चूँकि बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़ा कागज़ और डिजिटल पेमेंट का जो है वो ट्रांजैक्शन दिखने लगा है, तो जिसकी वजह से वो कागज़ में पैसा दिख रहा है। हमारी GDP बढ़ रही है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनने के कगार पे हैं, निश्चित रूप से बन जाएँ, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। चूँकि डिजिटल पेमेंट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहा है तो कागज़ में पैसा दिख रहा है। GDP जैसे हमारा आपका इनकम में कागज़ में पैसा दिखता है तो हम आप बड़े आदमी दिखाई पड़ते हैं सरकार की नज़र में, ठीक उसी तरह से आपकी सरकार के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन धरातल पे जो है ना, आपको मैं बताऊँ, अब पता नहीं लखनऊ में आप कब से आए हुए हैं, सहारागंज यहाँ एक मॉल हुआ करता था, आप जाइए, आप उसको देखेंगे आंसू आ जाएंगे। फन मॉल, VIP मॉल कहा जाता था, आप जाइए उसको देख करके उसके अंदर आपको बड़ी तकलीफ होगी। इसकी क्या वजह मांगते हैं कि ई कॉमर्स सेक्टर की वृद्धि या उसका कॉम्पिटिटर आ गए उन मॉल्स की जिनके आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं, कंपटीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप लुलु मॉल है वो चल रहा है, लेकिन अभी जाके पूछिए आप तो विंडो शॉपिंग है। प्लासियो मॉल चल रहा है क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी का पैसा प्लासियो मॉल में खर्च होता है, लेकिन कंपटीटर का ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स, अब आप सोचिए बिग बाज़ार कहाँ चला गया, किसने ख़त्म किया? क्विक कॉमर्स ने। इसी तरह से जो है जितने इस तरह के, मतलब वो भी एक रिटेलर था बड़ा,
वो ख़त्म हो गया, छोटे छोटे दुकानदार ख़त्म हो गए। बेब बगल में है, आप जाइए, सर्वे जाइए, आज कैमरा घुमाइए वहाँ पे अपना, और देखिए आपकी शटर बंद हुई ना तो बताइएगा आप कैसे ख़त्म हो गया। उसके पीछे कस्टमर नहीं, आबादी लखनऊ की बढ़ रही है तो कस्टमर कैसे कम हो जाएगा। कस्टमर को ऑनलाइन बाज़ार और ई कॉमर्स ने कब्जा कर लिया है। मिडिल क्लास को क्या मिल सकता है सर, इस पर क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद सरकार से थी, पिछली बार भी कुछ दिया, ऐसा नहीं है। व्यवहारिक चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास व्यवहारिक चीज़ें नहीं इम्पोज की जाती हैं। एक जनरल सर्वे करा के जो आपकी कई चीज़ें सरकार ने विड्रॉ की, जैसे सीनियर सिटीजन का जो सुविधाएं थी वो लास्ट रोक दी गई। और जो आपकी चिकित्सा और स्वास्थ्य, अगर ये दो चीज़ों में जो आदमी इनकम में, चाहे बिजनेस में हो चाहे सर्विस क्लास हो, 70% 80% खर्चा जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य में। अगर उस पर सरकार कुछ स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल बेनिफिट्स दे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों के लिए कुछ सोचे। और जो व्यवहारिक बातें जो अभी हम कर रहे हैं, कैश फ्लो नहीं मार्केट में। जो मॉल आज की तारीख में, अगर 2020 के बाद कोविड के पहले जो मॉल बहुत ही जलवे से खुलते थे, आज की तारीख में 2025 के बाद देखिए तो वो मॉल कि कई शॉप्स ऐसे हैं बंद हो गई। उनका अपना ऐसा ब्यूरोक्रेट जो पैसा लगा है उससे वजह चल रहा है, लेकिन व्यापारी का जो पैसा लगा है वो डूबता जा रहा है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी वजह से हर बहुत परेशान है सब। यानी एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए ई कॉमर्स के लिए। एग्जैक्टली, क्राइटेरिया और फिक्स होना चाहिए। फिजिकल मार्केटिंग को बढ़ावा देना चाहिए, आंसरेबल होनी चाहिए। हर एवरीबडी शुड बी आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ। जो कमा रहा तो बहुत कमा रहा है, जो गंवा रहा तो बहुत गंवा रहा है, बीच का गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। इस गैप को खत्म करना चाहिए सीतामढ़ी को। आप क्या विचार रखते हैं, क्या लग रहा है इस बार बजट में क्या हो सकता है? देखो, इस बार का बजट थोड़ा हमको ऐतिहासिक और बड़ा बजट लग रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का अब 64 साल वाला अमेंडमेंट हुआ है। 2025 में नया एक्ट बना हुआ है। इसके अंदर कई सरलीकरण किए हुए हैं, सारी चीज़ों को जो है समावेश करके इसको बनाया गया है इसके अंदर। तो इसलिए कई चीज़ें हो सकता है कि एक्स्ट्रा भी मिल जाए इस बार, चुनाव का भी ईयर है। दूसरी बात, हमारा मेन फोकस है जैसे रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल व्यापारी है। रिटेल व्यापारी एकदम बिल्कुल समाप्त हो गया है। जो ऑनलाइन कंपनियां बड़ी बड़ी आ गई हैं उसने सब व्यापार को ख़त्म कर दिया है। ये नहीं कि सेल नहीं है, सेल जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन डाइवर्ट हो गई सेल। ये जो रिटेलर्स की सेल थी ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के पास चली गई हैं। तो गवर्नमेंट को एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि कम से कम वो अपना जीवन उपार्जन कर ले और उसका काम चल सके रिटेल ट्रेड्स का। दूसरा, गवर्नमेंट को मेन फोकस जो है चिकित्सा और शिक्षा में देना चाहिए। मेन फोकस शिक्षा प्रणाली जो है अपने भारतवर्ष की वो सही नहीं है। हर आदमी जो है इंटरमीडिएट के बाद तुरंत बीटेक और एमबीए करके डिग्री लेके घूमता है। एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन को अच्छा बजट देना चाहिए। इतना अच्छा बजट उसके अंदर दे कि हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। हमको जो है मजबूत जो है केंद्रीय विद्यालय खोल दे इसके अंदर, कुछ सरकारी हॉस्पिटल इतने मजबूत खोल दे। देखो, आदमी अगर शिक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो भारत हमारा ग्रो अपने आप ही करेगा इसके अंदर। और ये जो उत्पादक होते हैं और प्लस कंज्यूमर के बीच में ट्रेडर्स जो होता है, एक सेतु का काम करता है, बिल्कुल एकदम एक पुल का काम करता है उसके अंदर। तो अगर ये रिटेलर जब सब खत्म होता जा रहा है, उसकी सेल डाइवर्ट होती जा रही है, तो फिर वो व्यापार तो उसका है ही नहीं। तो उस पर मेन फोकस उसको देना ही है। और एक सेविंग बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो फिर आदमी पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, वहाँ जमा नहीं करेगा। जब कुछ मिलना ही नहीं उसके अंदर क्यों पड़ेगा। लोन पर बढ़ता जा रहा है। लोन की कमी भी करनी चाहिए। लोन तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन लोन में भी थोड़ी कमी होनी चाहिए इसके अंदर। और सेविंग पे और एफडी पे तो इंटरेस्ट कुछ तो रखे कि आदमी का जीवन यापन चल सके, वरना पैसा क्यों रखेगा बैंक के अंदर। लगभग आपके अनुमान में कितना 10% तक रिटर्न होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट? मिनिमम रिटर्न जो है वो 10% होना चाहिए मिनिमम। आजकल क्या है कि जैसे सीनियर सिटीजन पे एफडी पे 6.9% कर दिया, जो अभी 7.75 चल रहा था, अब 6.9 कर दिया है। और अंडर सीनियर सिटीजन के जो है 6.2% कर दिया है इसके अंदर। और सेविंग पे 3% इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है इसके अंदर। प्रवीण जी हमारे साथ हैं, क्योंकि इस बार जो है आप संडे को बजट पेश हो रहा है, स्टॉक मार्केट पर लोगों की निगाहें हैं, सवाल भी खासा हैं कि क्या एनएसई बीएसई इस बार खुलेंगे, क्या शेयर बाज़ार खुलेंगे, और खबरें आ रही हैं कि विशेष सत्र भी चलेगा इस बार। तो ऐसे में क्या सारी जो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं उनकी जो सवाल हैं उनको क्या लगे, मतलब इस बार क्या होगा उनके लिए बजट में? शेयर मार्केट संडे को खुल रहा है, जिस दिन बजट है उस दिन में मार्केट पूरी ओपन है। 4:15 बजे के आसपास लोग एनालिसिस करेंगे उसमें मार्केट की। इसमें यह है कि ट्रांजैक्शन टैक्स हो, जो गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रखी है उसको हटाना
प्रीफर करे। बाकी इंश्योरेंस सेक्टर है, तो इंश्योरेंस में जो जीएसटी कम हुआ है कई चीज़ों में, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ है ये सब, लेकिन उसकी इंश्योरेंस की अपनी वो जो पॉलिसी है उसमें रेट उन्होंने बढ़ा दिया है, तो कोई जीएसटी का फ़र्क नहीं पड़ा कम होने से। जीएसटी रिफॉर्म का कोई फर्क स्टॉक मार्केट में या शेयर बाजार में नहीं देखने मिला? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, सब चीज़ वो उसी रेट पे आदमी भी मिल रही है। और हम लोग का जो ये है कमोडिटी सेक्टर है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, चांदी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब, तो आदमी कहीं ना कहीं उधर की तरफ क्रूड पे स्विच कर रहा है। ट्रम्प का फैक्टर था जो उन्होंने टैरिफ लगाया, इसके कारण मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गई है। तो अभी भी मार्केट में वैसे ही उछाल है कि आप कुछ स्थिरता है टैरिफ के बाद से? टैरिफ के बाद से दोनों तरफ से बयान जो आ रहे हैं, लेकिन ट्रेड डील हो नहीं पा रही है, तो स्थिरता नहीं है मार्केट में अभी। अच्छा, ये जो कुछ विदेशी देशों में आपसी क्राइसिस चल रहा है, इसका क्या स्टॉक मार्केट पर बजट का फ़र्क पड़ सकता है? बजट पर क्या इफेक्ट है इस पर? देखिए डीआई है तो जितने अपने यहाँ के इन्वेस्टर हैं वो तो पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जो बाहर के हैं फॉरेन इन्वेस्टर वो पैसा निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉलर का भी रेट गिर रहा है, मतलब हमारा पैसे का मूल्य भी गिर रहा है रुपए का, तो उसके कारण जो इन्वेस्टर हैं बाहर के वो स्विच कर रहे हैं कहीं ना कहीं दूसरी मार्केटों में। तो अरब के क्रूड के कारण यहाँ पर पैसा नहीं लगा रहे हैं, लगातार निकल रहा है पैसा यहाँ पर। तो यानी बहुत ज़्यादा संतुष्टि होगी कि शेयर बाज़ार वालों को जो इसमें स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, या फिर उनके अकॉर्डिंग इस बार बजट उनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं होगा? क्या लगता है आपको? डिफेंस सेक्टर में तो हो सकता है कि संतुष्टि मिले, उनके शेयर भाग भी रहे हैं, डिफेंस में फोकस है भी गवर्नमेंट का, लेकिन और सेक्टरों में जब तक फोकस नहीं होगा गवर्नमेंट का तो संतुष्टि नहीं है, लगातार कंपनियां घाटे में जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए इस एक छोटी सी वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट, व्यापारी और आम आदमी की क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट से, सारी कुछ चीज़ें निचोड़ कर मिल गई हैं। और ख़ास तौर पर व्यापारियों का और लोगों का ये मानना है कि ई कॉमर्स सेक्टर को लेकर एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, जिससे धरातल पर और जिससे फिज़िकली मार्केट में जो सन्नाटा है, जो लोग इससे व्यापारी परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ राहत मिल सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ई कॉमर्स का एक क्राइटेरिया सेट करे जिससे रिटेल मार्केट में एक स्थिरता उत्पन्न हो सके। बाकी जल्द ही निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपना भाषण देंगी और बजट पेश करेंगी, और देखने वाली बात है कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास, किसान, महिला और युवाओं समेत तमाम लोगों को क्या कुछ मिल सकता है। लखनऊ से बतकही चौक के लिए सहयोगी अभिजीत के साथ एहसन रिजवी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.